नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके पहले भी मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा दिया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ा दिया था और ये तीसरा अधिनियम है इसी क्रम में। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट अंग्रेजों द्वारा 1784 में लागू किया गया था और इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था उसकी कमियां बहुत ज़्यादा थीं, उसमें दोष थे। तो उन कमियों को या उन दोषों को दूर करने के लिए 1781 में एक अधिनियम लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां थीं, तो उन कमियों को भी दूर करने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जो पृष्ठभूमि है उसको देख लेते हैं। मतलब आप यहाँ पर पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि कारण क्या था बेसिकली। तो कारण मैंने जो बता दिया वही हैं, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने इसके पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में व्यापार कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और उनकी योजनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को संभालते थे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अभी भी ब्रिटिश सरकार की जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नियंत्रण कर रहे थे। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, मैंने बताया था इनकी संख्या 24 होती थी और ये कंपनी को नियंत्रित करते थे। तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रभाव ज़्यादा है अभी भी, चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दूर करने का प्रयास किया था उनका प्रभाव थोड़ा सा, और अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन ऐसा लगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और कंपनी अभी भी उन्हीं के अंडर में काम कर रही है। तो अब ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा करना चाहा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को एक नया एक्ट लाना पड़ा और इस एक्ट को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में लाया गया था। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं के बारे में, या आप इसको प्रावधान भी कह सकते हैं। तो पहला प्रावधान क्या था? व्यापार का एकाधिकार। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से और दक्षिणी पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटेन सरकार ने दे दिया था। तो उसे बनाए रखा गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, 1600 ईस्वी से लेकर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट में भी इन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि एकाधिकार बरकरार रखा गया। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर है कंपनी का नियंत्रण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान था, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में काफ़ी बदलाव किए थे। सरकार ने व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों का संचालन करने का नियंत्रण दो भागों में विभाजित कर दिया था। व्यावसायिक कार्यों को तो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में ही रखा गया था और उनकी संख्या में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था, उनकी संख्या 24 ही रखी गई थी। परंतु राजनीतिक कार्यों का संचालन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया और उस नए विभाग को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विभाग में 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया था और ये 6 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल, सैन्य और राजनीतिक मुद्दों का नियंत्रण करते थे। तो पहले क्या था, इस एक्ट के पहले ये व्यवस्था थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मामले थे, चाहे व्यावसायिक हों, राजनीतिक हों या सैन्य मामले हों,
कोई भी मामला हो, चाहे व्यापारिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, सैन्य मामले, सभी को कहीं ना कहीं कौन नियंत्रित करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले ये था, सभी को, चाहे जो मामला हो, व्यावसायिक, राजनीतिक, व्यापारिक, नागरिक, कोई भी मामला हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको नियंत्रित करती थी। लेकिन अब ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यावसायिक कार्यों को तो देख सकती है, यानी व्यावसायिक मामलों की जांच पड़ताल कर सकती है, उसकी निगरानी कर सकती है, लेकिन जो राजनीतिक मामले होंगे, जो राजनीतिक कार्य होंगे, उसके संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नए विभाग का गठन कर दिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और इसमें 6 सदस्य होते थे। अब वो 6 सदस्य कौन कौन से हैं, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। और इनका काम क्या था? सिविल, सैन्य और राजनीतिक मुद्दों का नियंत्रण करना। इस प्रकार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों दोनों को संभालते थे, अब उनका नियंत्रण सिर्फ व्यावसायिक कार्यों व मुद्दों पर ही था और ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य सचिव कहा जाता था, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूर्ण रूप से एक सरकारी विभाग था। तो जो नया विभाग था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी अध्यक्षता कौन करता था? उसकी अध्यक्षता करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव करता था, और ये कैबिनेट मंत्री होता था। मैंने बताया 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो कौन कौन से थे? इस बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अध्यक्ष होता था, एक हो गया। वित्त मंत्री के यानी वित्त मंत्री भी हो गया, 2 हो गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वित्त मंत्री 2 हो गए। इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी रखे गए थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी, यानी ब्रिटिश सम्राट, जो ब्रिटेन की महारानी होती थी या जो ब्रिटेन का सम्राट होता था, वही इनकी नियुक्ति करता था। सदस्यों के वेतन आदि का खर्चा भारत के राजस्व से वसूल करने का निर्णय लिया गया था। यानी ये जो 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, इनको जो भी वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से वसूल करके ही दिया जाएगा। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी सरकार या संयुक्त सरकार का निर्माण किया गया। मतलब अब कंपनी पर, या हम कहें कंपनी पर तो 2 तरह से नियंत्रण किया ही जा रहा था, साथ ही साथ भारत पर भी दोहरी व्यवस्था लागू हो गई थी। यानी भारत पर एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण कर रहा था, और एक जो पहले से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसका, और यही दोनों संस्थाएं कंपनी को भी नियंत्रित कर रही थी। तो यानी कि दोहरी व्यवस्था हो गई। प्रशासन में देखते हैं क्या चेंज हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिनमें 4 सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। परंतु पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल के सदस्य होते थे परिषद में, 4 सदस्य होते थे, तो अब उनकी जो सदस्य संख्या थी उसको 4 से घटा करके 3 कर दी गई। यही परिवर्तन किया गया। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विधायिका। इसमें क्या परिवर्तन किया गया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जहां गवर्नर जनरल के पास सीमित शक्तियां ही थी, जैसे अब समझिए, जैसे अगर कोई कानून बनाना होता था उस समय क्या था, इस एक्ट के पारित होने के पहले स्थिति ये थी कि गवर्नर जनरल होता था एक, और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे। तो मान लीजिए अगर कोई कानून बनाना होता था तो गवर्नर जनरल और उसके 4 कार्यकारी परिषद के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से तय करते थे कि कानून बनेगा या नहीं। पहले ये स्थिति थी कि अगर कोई कानून बनना है तो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य जो परिषद में होते थे वो तय करते थे कि कानून बनेगा कि नहीं। यानी कि गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना होता था तो उसे अपनी कार्यकारी परिषद के 4 में से 2 या 2 से अधिक सदस्य का मत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर जनरल कानून नहीं बना सकता था। परंतु अब पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जैसा कि कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों को 3 सदस्य कर दिया गया था। ये मैंने आपको बताया ही कि अब जो कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य थे उनकी संख्या 3 कर दी गई। तो यानी कि अब ये सरल हो गया कानून बनाना। कैसे?
अभी बताते हैं। अब अगर गवर्नर जनरल को सिर्फ एक सदस्य का मत भी मिल जाता तो वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कानून बना सकता था। अब इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे पहले की स्थिति पहले मैं बता दूं, पहले एक गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य होते थे, यानी टोटल 5 होते थे। तो 5 में से कम 3 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे अगर कोई भी कानून बनना है, यानी 3 लोग सहमत होंगे। तो ये तो सहमत होता ही था, कम से कम इसमें से 2 सहमत होना पड़ता था। तो 2 जब इनमें से सहमत होंगे तभी ये 3 लोग होंगे और कोई कानून बन पाएगा। तो ये थोड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि 4 में से 2 का सहमत होना थोड़ा सा कठिन था उस समय। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा 1+3 कर दी गई, यानी सदस्य संख्या 3 कर दी गई। तो गवर्नर जनरल का एक वोट हो गया और एक वोट यहाँ से अगर मान लीजिए 3 में से 1 ही मिल गया तो 2 हो गए, एक इनका और एक इधर से, तो 2 वोट हो गए। अब एक वोट और देने का अधिकार था गवर्नर जनरल को, जिसको वीटो कहते हैं, वीटो कहते हैं। तो जब वो वीटो दे देता था तो ये हो जाता था 3 और इधर बचे थे 2, तो 3 उसका ज़्यादा हो जाता था और कानून कोई भी बन जाता था। तो ये फ़ायदा हुआ। तो जब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तो इससे गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो बढ़ गई। प्रांतीय विधायिका की अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कानून बनाने के लिए वहाँ के गवर्नर को अपनी कार्यकारी परिषद का बहुमत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर कानून नहीं बना सकता था। अब इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कार्यकारी परिषद से भी 4-4 सदस्यों के बदले उन्हें 3-3 सदस्य कर दिया गया। तो जैसे व्यवस्था केंद्रीय विधायिका में थी, ठीक वही व्यवस्था प्रांतीय विधायिका में थी। जैसे बंगाल में 4 सदस्य थे, उनकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई, तो गवर्नर जनरल को एक प्रकार से थोड़ा पावर और मिल गया, उनके वीटो पावर की और ज़्यादा पावर हो गई। इसी प्रकार ये जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास और बम्बई, यहाँ पर भी एक गवर्नर कार्य करता था और उसके 4 सदस्य होते थे उसके परिषद में। तो वही स्थिति सेम यहाँ भी थी। अब यहाँ भी 4 सदस्यों में से एक सदस्य को हटा दिया गया, संख्या 3 बची और फिर वही स्थिति यहाँ भी बन गई, यानी कि अब यहाँ का जो गवर्नर होता था मद्रास और बॉम्बे का, उसकी भी पावर में थोड़ी सी और जान आ गई और ज़्यादा पावरफुल हो गया। इन 3-3 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ भी होता था, यानी कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य होते थे, इनमें से एक सदस्य कमांडर इन चीफ होता था। राजस्व की बात करें तो इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रादेशिक क्षेत्र से कर लिया जाता था, उन करों को अब ब्रिटिश सरकार के नाम पर कर दिया गया था। यानी अब इस एक्ट के तहत वे कर ब्रिटिश सरकार के नाम से लिए जाएंगे। यानी पहले जो कर ब्रिटिश कंपनी के नाम से लिए जाते थे, अब वे सारे कर ब्रिटिश सरकार के नाम से लिए जाएंगे। जो भी कर भारत में लगाए जाते थे, चाहे नमक कर हो या कोई भी व्यापारिक कर हो, तो वो ब्रिटिश सरकार के नाम से लिए जाएंगे। ये बदलाव किया गया था। तो ये रहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।